सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल आज क्लासेस पे। मैं हूं दीते गोस्वामी एंड प्यारे आज लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत सारे 2 नंबर वाले शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड बहुत सारे 5 नंबर वाले लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही मॉडल सेट सीरीज लाकर तुम्हारी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके एंड तुम एग्जाम में एक बहुत ही बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो चलो शुरू करते हैं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। बिल्कुल, तुम्हें सिर्फ बातें मत करते रह जाना कि 450 प्लस लाना है, उसे करके दिखाना है। तो चाहते हो कि तुम उस स्कोर तक पहुंचे, तो आज की नींद त्यागनी होगी एंड एग्जाम तक कंसिस्टेंटली स्टडी करना होगा। सेल्फ स्टडी 8 से 10 घंटे का, तभी तुम उस स्कोर को अचीव कर पाओगे। एंड डेडिकेशन होना चाहिए तुम्हारे पास कि मुझे ये करना है। एंड बहुत सारे बच्चे वीडियो को स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट करते ही कट करके चले जाएंगे। मैं जानता हूँ कि वैसे बच्चे कभी 450 प्लस ला ही नहीं सकते। जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा, जिसके पास इतना पैशन है, इतना डेडिकेशन है अपने लक्ष्य के प्रति, वही इस स्कोर को अचीव कर पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आओ प्यारे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो क्या करा है। ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है। दो हमने तत्व लिया है, दो तत्वों से एक यौगिक बनाते हैं जिसकी संरचना कैसी है, क्रिस्टलीकृत है, जिसमें एक घन के कोनों पर तथा वायु के परमाणु फलक केंद्र पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र होगा, इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो AB3 होगा। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे, AB3 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है। किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 0.1 MbACl2, यानी कि 0.1 मोलर BaCl2 का सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है वायुमंडलीय दाब पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, तो याद रखना विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से। याद रखना विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। याद रखना है हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो याद रखना हीलियम कैसा गैस है, तो अक्रिय गैस है जो कि रिएक्शन नहीं करता। तो याद रखना है हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। मोनाजाइट से हीलियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो, एंड इंग्लिश मीडियम वाले बहुत कमेंट करते हैं कि भैया हमारे लिए भी कुछ कीजिए एंड हमारे भी लेकर आइए। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी अपना देखते जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुम्हारे लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इंग्लिश में भी लेके आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। आओ देखते हैं। कह रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो याद रखना इसका एक बहुत ही सिंपल एंड इजी ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन बनाता है एंड कौन नहीं। फोन आपको याद रखना है, फोन FON फोन होता है, लेकिन फोन से आपको याद रखना है। F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन एंड N मतलब नाइट्रोजन। ये तीनों हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं एंड इसके अलावा कोई भी हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं बना सकता। जैसे कि NH3 यहाँ पर नाइट्रोजन है, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर H2O ऑक्सीजन है, बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर देखते हैं फ्लोरीन है, ये भी बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आप देखते हैं यहाँ पर क्लोरीन है, फोन में से कोई भी ग्रुप नहीं है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए होता है एंड इसका ट्रिक होता है कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना। एल्किन के सामान्य सूत्र ये हो गया आपका। एल्केन का होता है कह दो ना +2, याद रखना कह दो ना +2, कह दो ना +2। एल्काइन का होता है कह दो ना -2। तो ये तीनों याद रखना है। तीनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं एंड आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस में आइसोप्रीन इकाई है। इनमें से किस में आइसोप्रीन इकाई है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्राकृतिक रबर का इकाई क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है।
कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, HCHO, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। प्रतिक्रिया की कोटि होगी। प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इसी से पता चलता है क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है प्रति लीटर प्रति सेकंड, तो क्या होगा जल्दी से बताओ। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल राइट आंसर है। शून्य कोटि अभिक्रिया है ये, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब, सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, डेल्टा जी नॉट ऋणात्मक हो, डेल्टा जी नॉट ऋणात्मक हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिहार बोर्ड में कई बार आ चुका है, कुहारा कौन कोलाइडल सिस्टम है, कुहारा कौन कोलाइडल सिस्टम है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, द्रव का गैस में परिक्षेपित होना, द्रव का गैस में परिक्षेपित होना कुहारा का उदाहरण है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ प्रदेश तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है। तो आओ देखते हैं ऑप्शन को। यहाँ पर ऑप्शन देख तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, Zn+2 आयन। ये क्या है? प्रतिचुंबकीय है, याद रखना है, Zn+2 आयन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भरे वाला संकुलन FeH2O कि 5NO SO4 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था है। Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा लोहे का? तो यहाँ पर ऑप्शन मेरे बिल्कुल राइट आंसर होगा +1, याद रखना +1 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया को शुष्क किया जाता है, अमोनिया को शुष्क किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में शुष्क किया जाता है। अम्लों का राजा भी किसे कहा जाता है? H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी है, विटामिन सी इनमें से कौन सा है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल। एंड विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कॉर्बिक होता है, याद रखना। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। एंड सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करे, 1 डिग्री 2 डिग्री तथा टर्शरी माने तो 3 डिग्री एल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है किस अभिक्रिया के द्वारा? 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है। तो याद रखना तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि सभी परीक्षण के द्वारा। यहाँ पर देख तो ऑक्सीकरण विधि से भी, लुकास परीक्षण से भी, विक्टेयर मेयर परीक्षण से भी, यानी कि इन तीनों विधियों से इनमें अंतर दिखाया जाता है। एंड यहाँ से सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है लुकास परीक्षण क्या है, तो इसे सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसको तैयार कर लेना। हालांकि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। यहाँ पर देखते हो इनमें कौन सबसे अधिक क्षारीय है, इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, CH3 के होल ट्वाइस NH, यानी कि ये सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है? तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है? तो H2 और O2 प्राप्त होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो प्रतिक्रिया की कोटि होगी, यानी कह रहा है किसी हाफ लाइफ रिएक्शन में किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल यानी हाफ टाइम अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रतिक्रिया की कोटि होगी। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ पर तो क्या कह रहा है, कह रहा है कौन एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जाइमेज जो है वो एंजाइम को ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, जाइमेज एंजाइम।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बेंजीन में NH2 समूह है। बेंजीन में NH2 समूह है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग पर जब आप बेंजीन रिंग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग पोजीशन होते हैं, ऑर्थो, पारा, मेटा, तो उसी में ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग पे होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतीश तू क्या कह रहा है एल्कोहल के एस्टिफिकेशन का क्रम है। एल्कोहल के एस्टिफिकेशन का क्रम है तो कौन सा है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्राइमरी एल्कोहल बड़ा होता है सेकेंडरी एंड टर्सरी से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एनटीपी पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। एंड ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना मोलालता, मोलालता ताप पर निर्भर नहीं करता है, मोलालता ताप पर निर्भर करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। CaSiO3, CaSiO3 है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतीश तो क्या कह रहा है लेंथेनाइड संकुचन का अर्थ है। लेंथेनाइड संकुचन का अर्थ क्या है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आयनिक त्रिज्या में कमी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आयनिक त्रिज्या में कमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। ईथर की उपस्थिति में एल्काइड हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, याद रखना। एंड ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है, तो कई बार ऑब्जेक्टिव से भी सब्जेक्टिव तैयार हो जाता है। एंड ये उसी का उदाहरण है, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना। अगर कभी परीक्षा में पूछ दे ऊर्ज अभिक्रिया क्या है, तो यही आपका डिटो का डिटो क्वेश्चन ही आपका आंसर हो जाएगा। ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। एंड यहाँ पर प्यारे हमने 28 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। तो अब 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा, VVI होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना। चलो अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देख तो लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अब आ चुके हैं, तो आओ इसको भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ही क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, रॉलेट्स लॉ की व्याख्या करें। तो आओ देखते हैं। राउल्ट्स का लॉ कहता है इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रव में निकलने वाले प्रत्येक अवयव आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। उसका मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ की माना कि द्विआंगी विलयन में दोनों घटक वाष्पशील द्रव है, यानी 2 घटक डाले हम, दोनों के दोनों वाष्पशील द्रव है। माना कि घटक ए तथा बी है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देख तो इसका जो इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये रहा इक्वेशन। इसलिए पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 से के, यानी कि जो इसका राउल्ट्स लॉ होगा 1 का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल प्रभाज ए के, तथा बी का जो राउल्ट्स लॉ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल प्रभाज बी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए तथा पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एंड यहाँ पर देख तो जहाँ पी नॉट ए तथा पी नॉट बी शुद्ध अवस्था में घटक का वाष्प दाब है, अतः निश्चित दाब पर प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज एवं शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का गुणनफलन होता है। और कुल दाब निकालना हो तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखते हैं कुल दाब बराबर क्या हो जाएगा, पी टी बराबर तो पी ए प्लस पी बी, एंड पी ए बराबर अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी एंड पी बी बराबर पढ़ा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कुल दाब बराबर। यहीं तक आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। एंड हमने एक दूसरे तरीके से भी व्याख्या किया है, उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं रॉल्ट्स के लॉ के नियमानुसार किसी विलयन में वाष्पशील विलय का वाष्प दाब निम्न संबंधों द्वारा प्रकट किया जाता है। पी ए बराबर पी नॉट एक्स इंटू एक्स ए। गैस के द्रव में विलयन के लिए द्रव में विलयता हेनरी के नियम से ज्ञात करते हैं। इस नियम के अनुसार हेनरी का नियम क्या कहता है, तो यहाँ पर देख तो जो प्रेशर होगा ए के बराबर होगा के एच इंटू एक्स से। हेनरी कॉन्स्टेंट के से किसको डिनोट किया जाता है, के एच से। हेनरी कॉन्स्टेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनटू किसके, तो मोल प्रभाज ए के।
अब देखिए, समीकरण 1 तथा 2 का तुलना करने पर हम पाते हैं कि वाष्पशील घटक या गैस का वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, अतः राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ की विशेष परिस्थिति है। राउल्ट्स लॉ क्या है? हेनरी लॉ का ही एक एप्लीकेशन है। एंड इंग्लिश मीडियम वाले अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर लिख कर आया है ताकि आपका ई को मार्क्स भी एग्जाम में ना कटे, ये हमारी गारंटी रही एंड ये हमारा आपका जिम्मेवारी भी है कि हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराए। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कराए, 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल के साथ मिलाया गया है। इस बिलियन में जल का 1000 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब क्या होगा? यहाँ पर हमें वाष्प दाब फाइंड करना है, तो आओ बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर देख तो ये न्यूमेरिकल है आपका, तो जल का 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब यहाँ पर देख तो 760 मिलीमीटर होता है। तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 18/180, यानी कि हम मोल से यहाँ पर निकाल रहे हैं। मोल बराबर फार्मूला क्या होता है? गिवन वेट बाई मोलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर देखते हैं गिवन वेट हमको दिया गया है 18 ग्राम ग्लूकोज और ग्लूकोज का मोलिक्यूलर वेट 180 होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। तो मोल की संख्या हमने ज्ञात कर ली 0.1 मोल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हमने कितने मोल हमारे पास हैं इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना वेट दिया गया है इस चीज़ में, मतलब कि सॉल्वेंट में कितना मिलाया गया है एंड कितने पास हमारे पास यहाँ पर वेट है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 9.9 आ जाएगा। हम जानते हैं कि पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इजक्वल टू एन बाई एन प्लस एन होता है फार्मूला। एन एन की तुलना में बहुत छोटा है, अतः एन प्लस एन एन इक्वल टू एन ही होता है। यहाँ पर कह रहा है जो छोटा एन है ये बड़े एन की तुलना में बहुत ही छोटा है। यहाँ पर देखते छोटे एन की वैल्यू 0.1 है एंड बड़े एन की वैल्यू जो है 9.9 है, इसीलिए हम छोटे एन को लगभग लगभग एन के बराबर ही मान सकते हैं क्योंकि कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं इसीलिए फॉर्मूला हो जाएगा पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इजक्वल टू एन बाई एन। नीचे ये दोनों जोड़कर हमने एन ही लिख दिया है सिंपली। एंड यहाँ पर पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 760 माइनस पी बटा 760 इजक्वल टू 0.1 बाई 9.9। एंड जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 752.3 मिलीमीटर। ये आपका आंसर रहा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितना आसानी से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विच्छेदन द्वारा धातुओं का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? विद्युत विच्छेदन द्वारा धातुओं का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आओ डिस्कस करते हैं इसको। तो यहाँ प्रदेश तो विद्युत विच्छेदन द्वारा धातु के शुद्धिकरण के लिए अशुद्ध धातु का एक मोटा एनोड तथा उसी धातु के शुद्ध रूप में एक पतले चादर के कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो भी अशुद्ध भाग है उसको एक मोटा एनोड बना लेते हैं एंड उसी धातु का शुद्ध रूप कैथोड पर लगा देते हैं। धातु के सॉल्ट का जलीय घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त करते हैं। धातु का सॉल्ट का मतलब इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते हैं एंड उसी घोल का जलीय घोल का हम इस्तेमाल करते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु धीरे धीरे गलता जाता है एवं धातु आयन कैथोड पर जमा होता जाता है एंड जो शुद्ध धातु होता है वो कैथोड पर जमा होता जाता है एंड एनोड आपका पिघलता जाता है। इसके फलस्वरूप एनोड पतला हो जाता है तथा कैथोड मोटा हो जाता है क्योंकि एनोड पूरा गल जाएगा और कैथोड पर जाकर सारे धातु जमा हो जाएंगे। एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अवकरण होता है। कैथोड पर एकत्र धातु करीब 99.99% शुद्ध होता है। अपद्रव एनोड छड़ के रूप में बर्तन की पेंदी में बैठ जाता है एंड जो भी अशुद्धि होती है वो छड़ के रूप में पेंदी के अंदर अवक्षेप के रूप में जमा हो जाती है। जैसे इसको फिगर से समझते हैं तो ये रहा धातु का लवण यानी कि मेटल सॉल्ट हो गया जिसका जलीय घोल हमने लिया है। यहाँ पर शुद्ध धातु का कैथोड लिया है एंड यहाँ पर अशुद्ध धातु का एनोड लिया है एंड जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाएगा तो यहाँ प्रतिष्ठित ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा, गलना शुरू करेगा एंड इसमें जमा होता जाएगा एंड अंततः जो एनोड है वो अधातु के रूप में नीचे अवक्षेप के रूप में जमा हो जाएगा अपद्रव के रूप में। एंड इंग्लिश मीडियम वाले अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अंतर हैलोजन यौगिक क्या है? BrF3 का संरचना ज्ञात करें। अंतर हैलोजन यौगिक क्या है? BrF3 का संरचना ज्ञात करें। तो आओ देखते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक वैसे यौगिक जो दो भिन्न हैलोजनों में सहसंयोजक बंध से बने हैं, जो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं और आयनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं।
अंतर हैलोजन यौगिक कहलाता है। यह यौगिक विभिन्न हैलोजन के विद्युत ऋणात्मक में अक्षर के कारण बनता है। बड़े आकार एवं कम विद्युत ऋणात्मक वाले हैलोजन केंद्रीय परमाणु रहते हैं। उदाहरण के लिए ClF3, Br(F5), IF7 आदि। अंतर हैलोजन यौगिक अपने घटक हैलोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि XY बंध एक्स एक्स बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है। यह प्रबल अक्षीकारक होते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी हाइलोजन होते हैं, हेलोजन मतलब समझते हैं ग्रुप 7 के जितने भी एलिमेंट हो गए, जैसे कि हलीन थी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ग्रुप 17 के तत्व हैं जिन्हें हेलोजन कहा जाता है। ये क्या करते हैं, दूसरे के साथ बहुत ही मजबूत बंध बनाते हैं, अपने में दुर्बल बंध बनाते हैं। तो इसकी संरचना को आओ देखते हैं, हम समझते हैं। तो यहाँ पर देख तो BrF3 का संरचना कैसा बनेगा, इसका प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d होता है। एंड चूंकि दो इलेक्ट्रॉन का एकल युग्म उपस्थित है, अतः इसका आकार T आकार का होता है। बहुत सारे आकार के संरचना बनाते हैं अलग अलग यौगिक, जैसे कोई बेंड शेप बनाता है, कोई टी शेप बनाता है, कोई लीनियर शेप बनाता है, वैसे ये क्या बनाएगा, टी शेप बनाएगा। यहाँ पर बीच में हो जाएगा Br एंड तीनों तरफ इसके F होगा। एंड 3D में आप देखेंगे तो ये आपको टी आकार का दिखाई देगा। तो ये रहा, इंग्लिश मीडियम में स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, अभी हमने आपसे बोला था लुकास परीक्षण को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर हमने लेकर भी आया है आपके लिए, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूट जाए एग्जाम में। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा। यहाँ पर देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी तथा टर्शियरी एल्कोहल का लुकास परीक्षण से कैसे अलग किया जाता है। तो आओ समझते हैं लुकास रिएजेंट क्या कहता है। तो यहाँ पर देख तो लुकास टेस्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी तथा टर्शरी एल्कोहल का परीक्षण लुकास अभिकर्मक से किया जाता है। लुकास रिएजेंट जिसे कहा जाता है। लुकास अभिकर्मक सांद्र HCl तथा ZnCl2 का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा ZnCl यानी कि जिंक क्लोराइड का मिश्रण होता है। जब एल्कोहल का लुकास अभिकर्मक के साथ प्रतिक्रिया होती है, जब भी कभी एल्कोहल का लुकास अभिकारक के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है, तो टर्शियरी अल्कोहल तुरंत हो टर्बिडिटी उत्पन्न करता है, वो तुरंत ही टर्बिडिटी शो करता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, हमने लिया है यहाँ पर एल्कोहल एंड ये रहा आपका HCl, एंड जब हम ZnCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका RCl मतलब R से एल्काइल ग्रुप को शो किया जाता है, एंड Cl क्लोराइड आपका अलग हो जाएगा, एंड यहाँ पर जल निकलता है। जैसे कि हम नीचे व्याख्या दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है 2 डिग्री एल्कोहल 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी देता है। 2 डिग्री एल्कोहल 5 मिनट टाइम लेता है टर्बिडिटी शो करने में, जबकि 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत शो करता है। एंड 1 डिग्री एल्कोहल कमरे के तापमान पर टर्बिडिटी उत्पन्न नहीं करता है। एंड ये तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं कि टर्शियरी एल्कोहल कब शो करता है टर्बिडिटी, सेकेंडरी एल्कोहल कब करता है, एंड प्राइमरी एल्कोहल कब करता है। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं। ये रहा, इंग्लिश मीडियम में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। एसिटिल्डिहाइड एंड कीटोन तथा फिनॉल तथा एल्कोहल, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, क्या है। तो आओ सबसे पहले अंतर को देखते हैं। तो एसिटिल्डिहाइड का सूत्र जो होता है CH3CHO होता है, एंड कीटोन का सूत्र होता है CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3 होता है। ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन एंड एल्डिहाइड। ये दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। जैसे CHO यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, एंड यहाँ पर C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पर ये एल्कोहल से प्रतिक्रिया कर, एंड ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। ये एल्कोहल से प्रतिक्रिया करता है एंड वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। एंड ये एल्कोहल से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, एसीटल बनाता है। एल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया कर लाल अवक्षेपण बनाता है, यह कोई अवक्षेपण नहीं बनाता है। ये देखिए, सांद्र के साथ प्रतिक्रिया कर रेजिन बनाता है, सांद्र NOH के साथ प्रतिक्रिया कर रेजिन नहीं बनाता है। ये हो गया पहला अंतर। अब बात करते हैं फिनॉल तथा एल्कोहल में क्या अंतर है। फिनॉल तथा एल्कोहल में क्या अंतर है। तो फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। जब बेंजीन रिंग में OH ग्रुप जोड़ जाता है तो वो फिनॉल हो जाता है। एंड एल्कोहल यहाँ पर देखते हैं C2H5OH, जैसे एथेनॉल, एथाइल्डाइड एल्कोहल, इसे एथेनॉल को ही एल्कोहल भी कहा जाता है सामान्य रूप में। यह FeCl3 के साथ प्रतिक्रिया कर बैंगनी रंग उत्पन्न करता है। यह FeCl3 के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह अम्लीय होता है, यह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है।
एंड ये इंग्लिश मीडियम वालों का रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो एक आपका इक्वेशन आ चुका है एंड न्यूमेरिकल है ये, देखिए 298 केल्विन पर अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक परिकलन कीजिए, साम्य स्थिरांक परिकलन कीजिए। एंड ये रहा आपका इक्वेशन। तो देख सकते हैं ZnS है यानी कि सॉलिड है, एंड कॉपर आयन जो कि एक्वस सोल्यूशन है, ये आपका अभिक्रिया कर रहे हैं एंड Zn+2 एक्वस बना रहा है एंड कॉपर सॉलिड बन रहा है। तो इसका आपको देना है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका दिया हुआ है E0 Zn+2 या Zn की वैल्यू -0.76 वोल्ट एंड इसका दिया हुआ है +0.34 वोल्ट। तो आओ इसको फाइंड करते हैं कैसे होगा। तो साम्य स्थिरांक का फॉर्मूला जो होता है डेल्टा G0 बराबर -2.303 RT log Kc होता है एंड डेल्टा G0 बराबर फॉर्मूला होता है -NFE0। तो यहाँ पर देख तो 2.303 इंटू 8.314 ये R का वैल्यू होता है एंड 298 log Kc ये आपका T का वैल्यू हो जाएगा केल्विन के अंदर। यहाँ पर एनी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर देख तो एंड एफ यानी कि जो फैराडे है, फैराडे को नीचे भेज देंगे एंड एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, जो कि हर एक बच्चे को याद होगा जो क्लास 12th में पढ़ता है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एंड जब इसको आप सॉल्व करेंगे लॉग के सी लगाकर तो यहाँ पर देखते हैं आ जाएगा 0.0591 लॉग के सी एंड ई नॉट बराबर हो जाएगा 0.34 माइनस 0.76 इजकल टू 1.01 वोल्ट 10 वोल्ट। एंड यहाँ पर देखते हैं n बराबर हो जाएगा आपका 2, n बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लॉग के सी बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू 1.1 बाई 0.059 इजकल टू 37.29 एंड इसीलिए के सी बराबर हो जाएगा लॉग आपका नीचे आ जाएगा। तो के सी बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा 1.95 इंटू 10⁻37। तो यह रहा आपका न्यूमेरिकल, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एंड आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरक से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले कैटालिस्ट को समझते हैं, उत्प्रेरक होता क्या है। तो वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को तेज कर देता है या धीमा कर देता है, अभिक्रिया के दर को प्रभावित कर देता है। कभी भी अभिक्रिया को शुरू नहीं कराएगा उत्प्रेरक, सिर्फ प्रभावित करता है, याद रखना। जैसे कि शादी में अगुआ का जो काम होता है वही उत्प्रेरक का अभिक्रिया में काम होता है। समांगी उत्प्रेरक क्या है समझते हैं। वैसा उत्प्रेरण जिसमें अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक समान प्रवस्था में हो, समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर अभिक्रिया में देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है एंड यहाँ पर जो उत्प्रेरक है वो भी गैस है, तो इसे हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण वैसा उत्प्रेरण जिसमें अभिक्रियक यानी कि अभिकर्मक एवं उत्प्रेरक विभिन्न अवस्थाओं या प्रस्थाओं में हो, जिसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर गैस है, यहाँ पर गैस है एंड जिसका उत्प्रेरक है वो सॉलिड हो चुका है। तो बहुत ही आसानी से आप समझ चुके होंगे समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण क्या है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए अब आप आ चुके हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित का नाम लिखे, IUPAC नेम लिखना है। यहाँ पर देखते हैं किसका IUPAC नेम लिखना है। तो CH3 C डबल बॉन्ड OC H2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH एंड यहाँ पर एक और है CH3 C डबल बॉन्ड OOC2H5। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम पता होना चाहिए कि इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है। तो अभी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले का जो नाम होगा 3-ऑक्सोपेंटोनाइक अम्ल, पेंटोनोइक अम्ल एंड बी वाले का जो आपका आंसर होगा इथाइल इथेनोएट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या करा है, कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक है, समीकरण से स्पष्ट करें। पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक है, समीकरण से स्पष्ट करें। तो आइए समझते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट प्रबल ऑक्सीकारक है, यह अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन माध्यमों में ऑक्सीकारक की तरह व्यवहरित होता है, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार में लाया जाता है। अम्लीय माध्यम में जैसे कि 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 अभिक्रिया करके K2SO4 एंड 2MnOSO4 बना रहा है एंड प्लस 3H2O बन रहा है यहाँ पर एंड 5 ऑक्सीजन भी निकल रहा है। तो यहाँ पर जब 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं 1 और 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जब जोड़ा जाएगा तो 2KMnO4 प्लस 8H2SO4 प्लस 10KI
अभिक्रिया करके 6K2SO4 2 MnSO4 8H2O प्लस 5I2 बनाएगा। और क्षारीय माध्यम में यहाँ पर देख सकते हो क्या होगा, एंड उदासीन माध्यम में यहाँ पर देख सकते हो क्या हो रहा है। क्षारीय माध्यम में हो रहा है 2KMnO4 प्लस H2O प्लस Ki, अभिक्रिया करके KiO3 प्लस 2KOH प्लस 2MnO2 बना रहा है। और उदासीन माध्यम में 2KMnO4 प्लस H2O, तो 2KOH बना रहा है प्लस 2MnO2 बना रहा है और 3 ऑक्सीजन बाहर निकल रहे हैं। तो ये रहा इंग्लिश मीडियम वाले में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आओ समझते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। यहाँ पे कह रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक 2.3 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। इसका औसत वायु एवं अर्ध आयु ज्ञात करें। औसत आयु मतलब एवरेज टाइम एंड हाफ लाइफ टाइम ज्ञात करना है, हाफ लाइफ पीरियड। एंड जब भी आपको सेकेंड इनवर्स दिख जाए जहां पर भी, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आपको सेकेंड इनवर्स दिखाई देता है। तो आओ समझते हैं प्रदेश तो क्या कह रहा है, हम जानते हैं कि T1/2 इजक्वल टू 0.693/K। हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है 0.693/K होता है। एंड यहाँ पर देख तो जो आपका K है, K का वैल्यू होता है 2.131 इंटू 10⁻³ जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, आपको देखते हैं यहाँ पर। एंड जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 300 सेकेंड, ये आपका हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड। एंड औसत आयु कैसे निकालेंगे, तो हाफ लाइफ पीरियड में 1.44 से मल्टीप्लाई करने पर औसत आयु आ जाता है। एंड ये रहा आपका औसत आयु, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल था। एंड यहाँ पर प्यारे हमने 11 बहुत ही महत्वपूर्ण 2 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया और 5 नंबर वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ देखते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ठोस पदार्थों के लिए चुंबकीय गुण से क्या समझते हैं। ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण से क्या समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, अणुचुंबकत्व क्या है, प्रतिलौह चुंबकत्व क्या है, फेरे चुंबकत्व क्या है, प्रतिचुंबकत्व क्या है, समझाइए। एंड ये चारों अगर आप समझ गए तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आसानी से बन जाने वाले हैं, क्योंकि इसलिए हम कहते हैं सब्जेक्टिव तैयार करिए, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। तो आओ देखते हैं सबसे पहले। तो कह रहा है ठोस पदार्थों का चुंबकीय गुण। पदार्थों का चुंबकीय गुण उसके चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करता है। पदार्थों परमाणु से बना होता है, सब कोई जानते हैं। एवं परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये भी सभी कोई जानते हैं कि चारों ओर इसके इलेक्ट्रॉन घूमता है। घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक छोटा विद्युत लूप बनाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी कारण ठोस पदार्थों में चुंबकीय गुण आ जाता है, इसी कारण ठोस पदार्थों में चुंबकीय गुण आ जाता है। तो आओ समझते हैं एक एक करके कि अणुचुंबकत्व क्या है। तो अणुचुंबकत्व यहाँ पर देख दो, अणुचुंबकत्व पदार्थ हुआ होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं होता है। एंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे कि O2 हो जाएगा, Cu+2 हो जाएगा, Fe3+ हो जाएगा, ये सारे उदाहरण हुए। एंड यही उदाहरण से आपका एक ऑब्जेक्टिव फंस जाएगा कि इनमें से कौन अणुचुंबकत्व है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिलौह चुंबकत्व क्या है, वैसा पदार्थ जिसके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभियांशित हो तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त करता है, प्रतिलौह चुंबकत्व कहलाता है। एक दूसरे के चुंबकीय गुण को जो निरस्त करता है उसे प्रतिलौह चुंबकत्व कहते हैं। जैसे MnO जब इसका इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो एक ऊपर एक नीचे, यानी कि डी सब सेल में। एंड और समझते हैं फेरोलौह चुंबकत्व क्या है। तो यहाँ प्रदेश तो कह रहा है वैसा पदार्थ जिसके डोमेनों में चुंबकीय आघूर्ण समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में असमान होता है, फेरो चुंबकत्व कहलाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल रूप से आकर्षित करता है, ये भी दुर्बल रूप से आकर्षित करता है, जैसे Fe3O4 Mg Fe2O3 Zn Fe2O3 एक्सेट्रा। एंड अब समझते हैं प्रतिचुंबकत्व क्या है। तो यहाँ प्रदेश तो प्रतिचुंबकत्व वह पदार्थ जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निष्कासित हो जाता है। यह पदार्थ चुंबकीय गुण नहीं दिखाता है, जैसे कि C6H6 यानी कि बेंजीन, Zn+2 कैनेडियम आयन, ये सारे आपके प्रतिचुंबकत्व शो करते हैं। एंड ये रहा इंग्लिश मीडियम में, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी डेनियल सेल के सेल विभव का मान ज्ञात करने के लिए नष्ट समीकरण को दर्शाएं। यदि एक प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक 700 केल्विन पर 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स तथा 800 केल्विन पर 32 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, तो सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करें। एक्टिव एनर्जी, आपको एक्टिव मास फाइंड करना है। आओ देखते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले नष्ट के इक्वेशन से दर्शाते हैं। माना कि एक रिडॉक्स प्रतिक्रिया इस रूप में है,
यहाँ पर ए प्लस बी अभिक्रिया करके एल प्लस एम बना रहे हैं। ये नस्ट इक्वेशन को सिंबल है, शो करता है। यहाँ पर देख तो थर्मोडायनेमिक्स से उपयुक्त प्रतिक्रिया के लिए डेल्टा जी बराबर आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, यानी कि लॉग का दूसरा फॉर्म होता है एल एन, एल एम बटा ए बी। इसका डायमेंशन हमने लिखा है। हम जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई होता है एंड डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एफ ई नॉट होता है। जहाँ पर यहाँ पर देखते हैं, जहाँ एन क्या है, तो एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो प्रतिक्रिया में भी लेते हैं, भाग लेते हैं, एंड ई तथा ई नॉट किसी अवस्था एवं मानक में अवस्था में शेल विभव है। अब इस मानों को समीकरण में रखने पर माइनस एन एफ ई बराबर माइनस एन ई एफ नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग। जब भी एल एन को लॉग में बदलना हो तो 2.303 लॉग लिखते हैं हम। एल एम बटा ए भी हो जाएगा एंड ई बराबर आपका हो जाएगा ई नॉट माइनस 2.303 आर टी, एंड ये आपका इधर से एन आ जाएगा नीचे, एन एफ लॉग एल एम ए बट्टा बी हो जाएगा। एंड जब हम समीकरण 2 नष्ट समीकरण को दर्शाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि लॉग के टू बाई के वन इजकल टू होता है ई ए बाई 2.303 वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। यहाँ के वन जो है 2 मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स तथा के टू जो है 32 मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स है। टी वन यहाँ पर टेम्परेचर जो है 700 केल्विन है और दूसरा टेम्परेचर 800 केल्विन है। तो यहाँ पर ई ए फाइंड करना है, यानी कि सक्रियण ऊर्जा को फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसीलिए हो जाएगा लॉग बराबर 32/2, यहाँ पर के वन बाई के टू, एंड ई ए ये 2.303 एंड आर का यहाँ पे वैल्यू भरा गया है और टी का यहाँ पर वैल्यू हम भर दिए हैं टेम्परेचर का। एंड जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा, यहाँ पर देखते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझा भी देते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं log 2 के पावर 4 आ जाएंगे एंड ई ए बाई यहाँ पर ये वैसे ही होगा एंड ये आपका एलसीएम लिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब लॉग ऊपर जाता है तो इसको उठा के नीचे पटक देते हैं यहाँ पर, एंड log 2 का वैल्यू हो जाएगा 0.301 एंड इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये वैसे ही रहेगा। एंड यहाँ पर देखते ये ऐसे ही हो जाएगा एंड ये इधर आया तो ये नीचे जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। एंड जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा 129 इंटू 11 किलो जूल पर मोल। चलो, इंग्लिश मीडियम वाले अपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित को परिवर्तित करें। इथाइल एल्कोहल को एसीटोन में, इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपोनिक अम्ल में, मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन में, एसीटोन से आयोडोफॉर्म में, मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक देखना तभी समझ में आएगा। यहाँ पर तो एसीटोन से पहले इथाइल एल्कोहल में बदलते हैं, एसीटोन से इथाइल एल्कोहल को चेंज करते हैं। आओ देखते हैं। तो यहाँ पर है C2H5OH, यानी कि यह आपका हो जाएगा इथाइल एल्कोहल, और इसको हम उत्प्रेरक K2CR2O7 या H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये बदल जाएगा CH3COOH में। एंड जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में जब फिर हम रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3COO होल ट्वाइस कैल्शियम। और जब इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा CH3C⋯OCH3, यानी कि आपका ये एसीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। आओ यहाँ पर देखते हैं दूसरा, प्रोपेनिक एसिड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर देख तो इथाइल ब्रोमाइड लिया है हमने, अब इसको प्रोपेनिक एसिड में बदलना है। तो इथाइल ब्रोमाइड को क्या करेंगे, एल्कोहलिक केसियन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा C2H5, यानी कि इथाइल साइनाइड। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, जलांशन करेंगे तो ये हो जाएगा C2H5COOH। एंड जब इसका फिर ये आपका बन चुका है, यहाँ पर क्या, तो आपका बन चुका है प्रोपेनिक अम्ल। यहाँ पर देख तो ये आपका बन चुका है। चलो एंड अगले को देखते हैं, तीसरा क्या करना है। तो तीसरा आप यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है इथाइल एमीन फ्रॉम मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन बनाना है। इसको पढ़ने का भी तरीका होता है, फ्रॉम मतलब से, मतलब कि मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन बनाइए तो रहा मिथाइल एमीन। इसको जब NHNO2 की अभिक्रिया में अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3OH, मतलब कि मेथेनॉल। एंड जब इसको PCl5 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका CH3Cl। जब इसका केसीएन की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो CH3CN, और जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो बन जाएगा CH3CH2NH2, यानी कि इथाइल एमीन बन जाएगा। ये रहा आपका इथाइल एंड ये रहा आपका अमीन, NH2 अमीन हो जाएगा एंड C2H5 आपका इथाइल हो गया। यहाँ पे कह रहा है आयोडोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन, मतलब एसीटोन से आयोडोफॉर्म बनाना है। तो ये रहा आपका एसीटोन एंड जब इसको हाफ NH
NOH से उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएगा तो ये आपका बन जाएगा आइडोफॉर्म। ये रहा आपका आइडोफॉर्म CHI3, ये आपका आइडोफॉर्म है। CHCl3 ये आपका रहा मिथुन, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। याद रखना क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किस में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुके हैं, इसीलिए आपको हमने बता दिया। एंड ये रहा आपका नेक्स्ट जो बदलना है, इथाइल एल्कोहल फ्रॉम मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल को बनाना है, तो ये रहा आपका मिथाइल एल्कोहल। जब HBr की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो बनाएगा CH3Br, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड। और जब Na या ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो बनाएगा C2H6। और जब क्लोरीन एंड HB यानी कि म्यू की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो बनाएगा CH2H5Cl। एंड जब AgOH अभिक्रिया कराएंगे तो C2H5OH बन जाएगा, यानी कि इथाइल एल्कोहल आपका तैयार हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिनॉल को Zn से चूर्ण के साथ स्रावित किया जाता है। दूसरा, इथाइल एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जाता है तो क्या होगा। बेंजीन की प्रतिक्रिया AlCl3 की CH यहाँ पे उपस्थिति होगा, सॉरी, CH3Cl से कराई जाती है तो क्या होगा। एंड यहाँ पर एसिटिक अम्ल को इथाइल एल्कोहल के साथ की प्रतिक्रिया कराया जाता है। एंड इथाइल एमीन को NHNO2 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होगा। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी स्टेप वाइज वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये यहाँ पर बिल्कुल गलत नहीं करना है, याद रखना। तो आओ देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले है, फिनॉल को Zn चूर्ण के साथ स्रावित करने पर बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन बनता है। तो आओ देखते हैं। ये रहा आपका फिनॉल, अभी हमने बताया था बेंजीन रिंग में सिर्फ OH जोड़ देने से फिनॉल बन जाता है। जब Zn के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन बनता है और Zn ऑक्साइड आपका प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड। दूसरा यहाँ पे कह रहा है, इथाइल एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करने पर इथीन प्राप्त होता है। इथाइल एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर इथीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देख, तो इथाइल एल्कोहल है, इसका हम शांत H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो एथीन बनेगा और जल बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख, तो क्या कह रहा है, कह रहा है बेंजीन की प्रतिक्रिया CHCl3 के साथ, बेंजीन की प्रतिक्रिया CH3Cl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे तो आपका बन जाएगा, क्या बनेगा। तो यहाँ पर देख, तो टोल्यूइन बनेगा। इसे क्या कहते हैं, हम टोल्यूइन कहते हैं। बेंजीन रिंग पर जब भी CH3 जुड़ जाए तो उसका सामान्य नाम टोल्यूइन होता है, याद रखना। और HCl आपका प्राप्त होगा। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा था, आओ देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, एसिटिक अम्ल, यहाँ पर देख, तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया जब इथाइल एल्कोहल के साथ कराई जाएगी हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर देख, तो क्या बनेगा, इथाइल एसीटेट बनेगा। इथाइल एसीटेट बनेगा और जल आपका प्राप्त होगा, यानी कि एस्टर। यहाँ पर देख, तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट इक्वेशन कह रहा है यहाँ पर, इथाइल एमीन HNO2 के साथ गर्म करने पर इथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। इथाइल एमीन यहाँ पर है, जब HNO2 के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, इथाइल एल्कोहल प्राप्त होगा एंड N2H2O प्राप्त होगा। ये रहा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी इंपॉर्टेंट आ चुका है, जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित की संरचनाएं लिखें, BrF5 का, CF4 का, SF4 का, NH3 का एंड IF7 का, इन सब का संरचना लिखना है। तो आओ देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, यानी कि प्रसंकरण, तभी आप इसका डिजाइन बना सकते हैं। सबसे पहले BrF3, इसका प्रसंकरण होता है sp3d2 एंड ये कैसी संरचना बनाता है, तो डिस्टॉर्ड ऑक्टाहेड्रल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एकल युग्म है। तो यहाँ पर देख, तो ब्रोमीन हो गया, यहाँ पर एक लोन पेयर आपका बन चुका है। एंड ये आपके आपके जो फ्लोरीन है वो पांचों साइड आपके निकले हुए होंगे। ये डिस्टॉर्ड ऑक्टाहेड्रल डिजाइन बनाता है। एक CSO4 क्या करता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, ये भी क्या करेगा, तो एकल युग्म में यहाँ पर भी उपस्थित होता है, यानी कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों का एकल युग्म उपस्थित होता है, मैंने दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। एंड ये संरचना स्क्वायर प्लेनर कहलाती है। क्या कहलाता है, स्क्वायर प्लेनर कहलाता है। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आ चुका है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है SF4 का, तो इसका प्रसंकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। एंड यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। एंड इस संरचना को कहते हैं सीसॉ। क्या कहते हैं, सीसॉ संरचना कहते हैं, जिसका भी याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो से सीसॉ कहा जाता है। NH3 का प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्या होगा, sp3। यहाँ पर भी एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा एंड इसे पिरामिडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिरामिडल कहा जाता है। एंड नेक्स्ट आपका जो है वो है IF7, क्या है, IF7 एंड इसका प्रसंकरण है sp3d3। संरचना कैसा बनेगा, पेंटागोनल वाई पिरामिडल, इसमें कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ये रहा आपका संरचना।
एंड यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो चुका है स्क्रीनशॉट यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर प्यारे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस किया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे एक प्यारा से कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आपने किसी भी दोस्तों के पास जरूर से शेयर करना है। एंड चाहते हो कि अपने केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी इन सब की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है ऐसे ही वीडियो के साथ, मजेदार वीडियो के साथ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे 10 मॉडल सेट केमिस्ट्री के लेकर आएंगे, 10 बायोलॉजी के लेके आएंगे एंड 10 फिजिक्स के आपके एग्जाम से पहले। तो चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लेना ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। एंड 10-10 मॉडल सेट आपने कर लिया तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मेरी रही। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर से करना है। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 200, तो देखते हैं पूरा करते हो या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।